नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वाक्य है जो कल आपने शपथ ली, मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ देतो, शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने ये कोई सोचा नहीं था कि मुझे वापस मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये चाहता था कि महाराष्ट्र में वापस सरकार आए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि सरकार भी आई और ऐसे नंबर्स लेकर आई कि पार्टी ने फैसला किया कि वापस मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य है, और क्या कहूं। तो आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, लेकिन अब ये समंदर लौट आया है, तो इस समंदर को लौटने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 5 साल ये बहुत संघर्ष के रहे, क्योंकि जिस समय मैंडेट मिलने के बावजूद जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार जी का दामन थामा, और उसके बाद 2.5 साल एक सरकार चली, बहुत ही बदले की भावना से चली। 2.5 साल अलग अलग प्रकार से आपको जेल में डालने का प्लान था? कई अलग अलग प्रकार के प्लान थे, कई प्लान तैयार हुए, लेकिन हमने 2.5 साल संघर्ष किया और मेरे जितने साथी थे वो सारे मेरे साथ थे। कोई भी संघर्ष में मुझे छोड़कर नहीं गया, कोई भी डरा नहीं सरकार से, और हमने एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन खड़ा किया, सरकार को हिला कर रख दिया, और फिर हमारी सरकार बन गई। कहते थे कि सरकार उनकी थी लेकिन बातें आप तक पहुंच जाती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री रहा था, मेरे संबंध सबसे अच्छे थे, मैंने किसी को पैसा लेकर पोस्टिंग नहीं दी थी, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे लिए एक इज्जत भी थी और मेरा एक रुतबा भी वहां पर था, तो मुझे सारी चीजें तो पता चल जाती थी। तो इसलिए मैंने 2.5 साल तो बिल्कुल सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो 2.5 साल हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की। शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं और अजीत दादा साथ में थे। लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। तो अंदर की बात क्या है? देखिए, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है। जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे। 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। पर थोड़ा डिले तो हुआ। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई, उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था, और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना, तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया कि तब जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, तब पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था? अगर आज बता पाए तो आप। देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है जी। कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। क्योंकि इस दौरान डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतना नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजीत पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे
अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी। लेकिन संजय राउत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो शिंदे जी की भी पार्टी को समाप्त कर देगी और बीजेपी ने अपना फायदा ले लिया है। हाउ डू यू टेक इट? पहली बात तो यह है कि मैं संजय राउत के बयानों पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। और वो बयान तो डेली इसका कारण मैं बताता हूं कि हर नेता ने अपना स्तर तय कर लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि संजय राउत के बयानों पर हमारे प्रवक्ता रिएक्ट करें। उद्धव जी कुछ कहे तो मैं रिएक्ट करता हूं, और जहां तक इस बयान का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी समाप्त करने का उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। शिवसेना की हालत किस लिए हुई, जरा शिवसेना के नेताओं से पूछ लो, आपको बताएंगे। शिवसेना ने उबाटा सेना, जी उबाटा सेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ने एक बात ट्वीट करी और कहा कि जो बीजेपी ने विज्ञापन दिया शपथ का, उसमें बाला साहब की फोटो नहीं थी, उसको लेकर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। साधारणतः वो जो विज्ञापन है वो सरकार का विज्ञापन था। सरकार के विज्ञापन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तैयार किए जी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सिवा दूसरा फोटो उसमें नहीं रख सकते आप। किसी मिनिस्टर का भी फोटो रखना तो इवेंट का फोटोग्राफ हो सकता है, बाकी वैसा फोटोग्राफ नहीं रख सकते। और फोटो की बात नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में है। पॉलिटिकल पंडित एक बात को जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा मराठा कार्ड चलता था, जाति कार्ड चलता था, लेकिन ये पहली बार है जो हिंदुत्व कार्ड चला है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य पहले शरद राव पवार होते थे, अब देवेंद्र फडणवीस है। पहली बात तो मैं बिल्कुल कोई चाणक्य वाणक्य नहीं हूं। मैं मेरी पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं। जनता की, नेताओं की, ईश्वर की कृपा रही है। खुद को तो आपने अभिमन्यु बताया था। नहीं, अभिमन्यु तो हूं वो कोई, पर मैंने ये कहा आधुनिक अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़ के आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों ने एक विचारों की लड़ाई लड़ी है जी, और उस विचारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में अगर कोई चीज हुई होगी, देखिए हमने लाडली बहना का कार्यक्रम हाथ में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया, ये सारी चीजों से प्रो इनकम्बेंसी तैयार हुई, पॉजिटिविटी तैयार हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, समाज की सारी विघटनकारी विचारों को समाप्त करते हुए पूरा समाज एक आया। जाति की व्यवस्था को भुलाकर सबने एक लक्ष्य को सामने रखते हुए वोट किया। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही जहरीला पोलराइजेशन कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था, और उस पोलराइजेशन के चलते उसके बाद जिस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में घटी, वो सारा देखने के बाद समाज के सभी तबकों के ध्यान में आया कि हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा। एक है तो सेफ है का नारा, ये नारा महाराष्ट्र का मूल मंत्र बना, जिसके कारण 5% वोटिंग बढ़ा है और जो हमारे पाले में आया है। तो मुझे लगता है कि ये नारा एक डिफाइनिंग मूवमेंट था हमारे जीत का। एक ये नारा डिफाइनिंग मूवमेंट था जीत का। और आपको लगता है जैसा वोट जिहाद का बार बार आप नाम लेते थे, आप अपने कार्यक्रमों, अपनी रैलियों में कहते थे, वोट जिहाद इस बार नहीं चला, दूसरी तरफ से पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, ये हिंदू पोलराइजेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन है। हमने पोलराइज नहीं किया। आपने कहा था चुनाव प्रचार में कि वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध होना चाहिए। यस, ये काउंटर पोलराइजेशन है। अगर कोई वोट जिहाद की बात नहीं करता तो हम धर्म युद्ध की बात नहीं करते। ये काउंटर पोलराइजेशन है। जिस प्रकार से उलेमाओं की 17 मांगों के ऊपर अपने घुटने कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने टेके, और किस प्रकार की मांगे, ऐसी मांग हो सकती है कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी हैं उनके सबके आरोप वापस ले लो, और ये घुटने टेक कर कहते हैं हाँ हमको तो मंजूर है, हम तो ये कर लेंगे, और ऐसी 17 मांगे। तो इसके चलते लोगों में भावना बनी, और उसके बाद फिर सज्जाद नोमानी
खुलेआम कहते कि वोटों का जिहाद करिए, एमबीओ को इसलिए- समर्थन दीजिए। जिहाद शब्द उन्होंने यूज किया, इसलिए मैंने कहा अगर आप जिहाद करोगे तो वोटों का धर्म युद्ध होगा, और वो हुआ और लोग आए और लोगों ने जवाब दे दिया। एक कंट्रोवर्सी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि आपने उसके बारे में कई बार बोला होगा, वो है ईवीएम। ये जो 130 सीटें आई हैं, इसको लेकर जब नतीजे आ रहे थे और मैं उस समय कार्यक्रम कर रहा था, तभी संजय राउत का बयान आ गया कि ये कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे नतीजे आ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक तरह से एक रोना गाना, मतलब वो स्टार्ट हो गया था। ये ईवीएम कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी की जीत में? देखिए, ये जब जीतते हैं तो ईवीएम पे बोलते नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट ईवीएम पर दिया हुआ है, सारे पहलुओं का उसके ऊपर विचार किया। इसीलिए वापस अभी जब केस इन्होंने की तो कोर्ट ने कहा कि आप हारने के बाद रोना छोड़ दो। मूल रूप से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक ही दिन चुनाव होता है, झारखंड में विपक्ष जीतता है, जेएमएम और कांग्रेस जीतती है, और या हम जीतते हैं। वहां पर उनकी जीत पर कोई सवाल या निशान नहीं है। वहां ईवीएम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ ईवीएम खराब है। यहां एक लॉजिक लेके आया कि बैटरी 99% नहीं, उसके ऊपर 99 के 100 हो कि 90 हो कि 60 हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी कोर्ट में प्रूव हो चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो एक यात्रा निकालना चाह रहे हैं ईवीएम को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, उनको लगता है कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। और एक लॉजिक भी देती है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष लॉजिक देता है, बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, छोटा चुनाव हमें जितवा देते हैं। जैसे हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर जितवा दिया, महाराष्ट्र जीत गए, झारखंड हमें जितवा दिया। ये लॉजिक देते हैं वो लोग। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या अंतर है? दोनों छोटे स्टेट है। सवाल यह है, अगर ऐसा होता, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का हुआ। लोकसभा के चुनाव में आपको 99 सीटें कैसे मिली? लोकसभा के चुनाव में हम लोग तो 400 पार जाना चाहते थे, लेकिन हमको सीटें कम मिली। तुलना में हम लोग जितना मानते थे उतनी सीटें नहीं मिल पाई जी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें इन्होंने बंद करनी चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख है, ये भारत जोड़ो नाम का जो एक दुकान इन्होंने खोला है, ये केवल अराजकता तैयार करने वाला दुकान है। आप देखिए, भारत के जो इंस्टीट्यूशंस है जी, उन इंस्टीट्यूशंस पे से लोगों का विश्वास कम हो, एनआरकी खड़ा करना। जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल की बात कही, व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म का अर्थ यह होता है भारत के संविधान पर और भारत के संविधान ने तैयार की हुई संस्थाओं पर अविश्वास दिखाना, ये संस्थाएं गलत है बताना, इस नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल क्या करते हैं? भारत की संस्थाओं को बदनाम करके इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास न बैठे, ये प्रयास करते। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अलग यही कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, हाई कोर्ट गलत, संसद गलत, सीएजी गलत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान ने ट्रांसपेरेंटली जिन संस्थाओं को सरकार से अलग खड़ा किया, उन संस्थाओं को कलंकित करने का काम अगर राहुल गांधी करते हैं, हाथ में आप संविधान ले रहे हो और संविधान की सारी संस्थाओं को बदनाम करके इस देश में एनआरकी लाना चाहते हो। राहुल गांधी का विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है और इसीलिए लाल संविधान लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये जो लाल किताब है ना, किसकी है पता है ना आपको? नक्सलियों की किताब होती है। ये लाल संविधान नहीं है, उसके अंदर कोरे पन्ने। अगर उनके संविधान में सही पन्ने होते तो राहुल गांधी कभी भी इस देश की संस्थाओं को बदनाम नहीं करते। बांग्लादेश में हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के एक स्वामी को जेल के अंदर डाल दिया गया। जो वकील उनका केस लड़ने के लिए गया, वो भी, उसको भी जिसे कहते हैं बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो इस समय जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है। बांग्लादेश की स्थिति पर आप फडणवीस जी क्या कहना चाहते हैं? केंद्र में आप लोगों की सरकार है। देखिए, इस मामले में भारत सरकार ने जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाई है और जनता ने भी एक प्रकार से इसका इको तैयार किया है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं
कि भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ताकतें कहने वाले जो है वो क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं? जाए अमेरिका और जाकर वहां कहे कि बांग्लादेश के ऊपर आप सैंक्शंस करो या बांग्लादेश को आप एक प्रकार से आग दिखाओ। ये क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। आपने बोला कि एक है तो सेफ है नारा बहुत चला, योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटोंगे तो कटोंगे, उसका भी कुछ इंपैक्ट रहा आपको लगता है? देखिए, दो नारे अलग नहीं है जी। आज ये मेरे सामने गिलास रखा हुआ है जी, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा भरा है, मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास आधा खाली है जी। तो बटोगे तो कटोगे कहना, इसका अर्थ है गिलास आधा खाली है, एक है तो सेफ है, इसका कहना गिलास आधा भरा है। देखिए, दोनों का अर्थ तो यही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। हम अंग्रेजी में कह दे तो बहुत अच्छा लगता है सबको, ये घोषवाक्य हो जाता है अंग्रेजी का, लेकिन अगर कोई हिंदी में कह दे तो ये बांटने वाली बात हो रही है। अरे भाई, समाज को एक करने का काम है। कोई अगर समाज को, देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छे से कहा कि एक रहो तो सेफ रहोगे, योगी जी ने अपने स्टाइल में उसको कह दिया, कह रहे भैया साथ में नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपने गाना गाया था, गीत था वो जागो हिंदू जागो, अब वो काफी वायरल हो रहा है तो वो गाना आपने सुना कहां से और सीखा कहां से, या आप संग से ही सुनते हुए आ रहे थे? देखिए, ये गाना कोई मैंने चुनाव प्रचार में गाया नहीं था। मूल रूप से ये जो गाना है, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो कार सेवक के रूप में जब हम लोग अयोध्या गए थे, उस समय का ये गाना था, तब हम ये गाते थे। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उस समय भी मैंने वो गाना गाया था, याद करके। उससे जस्ट पहले एक मुंबई में उत्तर भारतीय एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में मैंने ये गाना गाया था। हालांकि मुझे कोई बहुत सुर वगैरह आते नहीं है। अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे कुछ लोगों ने वो गाना उठाया वहां से जी, और उसको बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया, उसमें कुछ कोरस डाल दिया जी, तो एक वो गाना बन गया। और मैं उसको तो आपको बोलने वाला था 2 लाइनें, अगर आप नहीं चुनाव में उसको नहीं भाई साहब, मैं इतना बेसुरा हूं कि मैं नेशनल टेलीविजन पे अपनी इज्जत नहीं उतारना चाहता। जी 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 जी। लेकिन हम लोग आप सवाल करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो आप वर्क वाइफ बैलेंस बना लेते हैं अपना? नहीं बना सकते। देखिए क्या होता है, ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप जब इस मकाम पर पहुंचते हो, इतना संघर्ष और इतना आपको एक प्रकार से काम करना पड़ता है, तो आपके घर वालों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। मेरी वाइफ हो, मेरी माँ हो या मेरी बेटी हो जी, सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरी वाइफ को मेरा समय नहीं मिलता, मेरी बेटी अभी 10th में 10वीं क्लास में है जी, उसको भी मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन घर के लोग भी समझते हैं कि भाई जो काम मैं कर रहा हूं वो देश के लिए, वो समाज के लिए, तो कभी नाराज भी होते हैं लेकिन फिर भी मुझे संभाल लेते हैं।
फिर भी सवाल, लेकिन आपने मैं ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, आपने अपनी फिटनेस पे खूब ध्यान दिया है बीते कुछ सालों के अंदर। हाँ, थोड़ा मैंने वजन तो कम किया है और प्रयास कर रहा हूं, अभी अटका हूं, पता नहीं अभी ये इससे कम होगा या बढ़ जाएगा, ये पता नहीं है। नहीं, मैं आपको बार बार टोकता रहूंगा सवाल पूछता रहूंगा। चलिए 2-3 और सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने एक लोकसभा चुनावों में न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी तारीफ करी थी, कहा कि एक तरह से डिप्टी सीएम पद लेना उस समय देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए हमने ये किया। मेरे मन में ये शंका थी, क्या मैं डिप्टी सीएम का पद लूं या न लूं। मोदी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने जो बात मुझे कही उसके बाद मेरे मन में रत्ती भर, क्या कहा था? जो भी उन्होंने कहा था वो तो हमारा आपस का संवाद है जी, पर रत्ती भर भी मेरे मन में शंका नहीं रही। और उसके 1 महीने बाद ही मैंने ये रियलाइज किया कि मोदी जी कहते थे वो सही था, ये पद लेना बिल्कुल जरूरी था, पार्टी के लिए आवश्यक था। और जिस प्रकार का ट्वीट, आप उस समय का मोदी जी का ट्वीट देखिए, बिल्कुल देखा मैंने। एक छोटे से कार्यकर्ताओं को किस कद पर मोदी जी ले जाते हैं, ये उस ट्वीट के माध्यम से हमने देखा। मैं 3 फोटो लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। पहली फोटो जो है वो है ये। क्या कहना चाहते हैं आप इस फोटो को देखकर? देखिए, यही विनम्रता है मोदी जी की जो लोगों का दिल जीतती है। अभी वो इतने बड़े नेता है, ये तो कार्यक्रम उनका नहीं था, हमारी शपथ का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विनम्रता के साथ एक प्रकार से लोगों का आभार माना कि आपने हमको वोट दिया, जी, ये लोगों का दिल जीतती है। दूसरी फोटो आपकी। हाँ, ये तो माता जी का आशीर्वाद है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे ईश्वर का आशीर्वाद महत्व का होता है, माता जी का भी आशीर्वाद महत्व का होता है। तीसरी फोटो आपको खास पसंद आए ना आए मुझे पता नहीं है क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ये आज भी समझ जाए और इनकी सलाह पर चलना छोड़ दे तो बहुत आगे जाएंगे। जी, लेकिन एक इनके लिए भी मीम चल रहा था, मैं बता देता हूं कि इन्होंने पूरी शिवसेना को सड़क पे ला दिया, बिल्कुल उस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए कार्यकाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फडणवीस जी, आपने न्यूज 18 नेटवर्क को अपना समय दिया कीमती, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए कार्यकाल के लिए और इतनी बड़ी प्रचंड जीत के लिए महायुति की। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।